हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल 5 सेक्शन हैं, A B C D एंड E। जो सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 to 14, वो MCQs है, 1 मार्क ईच है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। अब सेक्शन ए में हमें क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इफ U1 एंड U2 आर यूनिट्स सिलेक्टेड फॉर टू सिस्टम्स, N1 N2 देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो भाई कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? अब याद करो, जब हमने क्लास में क्वेश्चंस किए थे, हमने दो डिफरेंट सिस्टम में यूनिट मेजर करने। मान लो मैं बात करता हूं कि 1 मीटर की बात करते, एक सिस्टम में 1 मीटर है और CGS सिस्टम में ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो N1 U1 है, ये किसके इक्वल आ गया? N2 U2 के। क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी की मेजरमेंट है, वो चेंज नहीं होगी। सो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। सो ए हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हमें बताना है कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। ओहो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद करो, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला इसका बताया था। क्या बताया था? 111 याद है? ml-1 t-1। अब हमें जब इसके डायमेंशन फॉर्मूला से यूनिट बनाने हैं, तो बस मास को क्या लिख दिया? केजी। ये क्या आ गया? पर मीटर। ये क्या आ गया? पर सेकंड। केजी पर मीटर पर सेकंड। तो जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए भाई? हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अरे भाई, बताया हुआ है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, चाहे कोई भी हो। डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशन फॉर्मूला उसका हमेशा क्या रहेगा? ML-T-1। चाहे वो टर्मिनल वेलोसिटी है, चाहे एवरेज वेलोसिटी है, चाहे फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो क्या हुआ? वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि F इज इक्वल टू A√x प्लस BT²। अच्छा बताइए, A बाय B का डायमेंशन क्या है? तो लॉन्ग मेथड तो आपको आता है कि पहले A का डायमेंशन फाइंड करो, फिर B का डायमेंशन फाइंड करो, फिर A बाय B का कर लो। बट अगर हम शॉर्ट में देखें, तो भाई इस टोटल एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोटल, वो 3 है। हाँ, तो हर एक टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म तो फोर्स है, सेकंड टर्म है A√x, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसका डायमेंशन ऑफ कोर्स फोर्स के इक्वल तो होना चाहिए, बट आल्सो BT² के भी इक्वल होना चाहिए। अब भाई A हमें पता नहीं है, ये क्या आ गया? L1/2, x डिस्टेंस है, तो 1/2 आ गया। हियर इट इज B टाइम। सर टाइम आ गया, T ऊपर है 2, तो T2 आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ A/B। हाँ, तो A/B क्या आ जाएगा? L-1/2 T2। A/B इज L-1/2 T2। सो B इज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है, कहां पे? अलोंग अ स्ट्रेट रोड। कैसे कर रहा है? फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ ही होगा ऑफ कोर्स, विद वेलोसिटी v2। अच्छा बताइए, उसकी जो वेलोसिटी है, एवरेज मीन वेलोसिटी, वो कितनी है? तो भाई मीन वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मीन वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इस बार डिस्टेंस के दो इंटरवल हैं, तो d1 प्लस d2 लिख लिया, और टाइम के भी दो इंटरवल हैं, हमने क्या लिख लिया? t1 प्लस t2। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि टोटल टाइम t है, हाँ तो भाई डिनोमिनेटर तो t आ जाएगा ना, t1 प्लस t2, t आ गया। लेकिन d1 जो डिस्टेंस है, वो कितने टाइम में ट्रेवल किया गया है? वो ट्रेवल किया गया है हाफ ऑफ द टोटल टाइम। तो हाफ ऑफ द टोटल टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, v इंटू t/2, v1 इंटू t/2। और ऐसे d2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v2 इंटू t/2। भाई t t कॉमन आके कैंसिल हो गया,
v1 प्लस v2 बाय 2, जो हमारे पास आंसर आ गया, इट इज v1 प्लस v2 बाय 2। सो ये कौन सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे भाई? बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओहो, ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? कहता है हमारे पास ना एक पार्टिकल है जिसका x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है इस एक्सप्रेशन से और y इस एक्सप्रेशन से। तो बताइए एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड कितनी होगी? हाँ तो ठीक है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो x जो हमें गिवन है 7t प्लस 4t स्क्वायर, जब इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो 7t की डिफरेंशिएशन 7 प्लस 4t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल ठीक, 8t। तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अच्छा, ऐसे ही अगर हम इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें इस वेलोसिटी की, इसकी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 7 की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई सर? वो हो गई 0। अच्छा, 8t की डिफरेंशिएशन सर वो हो गई 8। तो हमारे पास ax कितना आ गया सर? वो आ गया 8। अच्छा, ऐसे ही y क्या है सर? y है 5t। जब हम इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या आ जाएगा? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। 5t की डिफरेंशिएशन सर वो आ जाएगी 5। ओहो, एक बार और डिफरेंशिएट करो ताकि हमें y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिले। सर इस बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे y कंपोनेंट की, वो तो 0 आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन क्या आ गई? रिजल्टेंट आ गया किसका? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ तो ax, तो ay क्योंकि 0 है तो ये 8 ही रह जाएगा। दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बी जो है यहां भी करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ये मैंने क्लास में करवाया था ऑलरेडी। कहते हैं कि हम लोग ना एक टॉप ऑफ द टावर पे हैं, वहां से एक बॉल को थ्रो किया गया है अपवर्ड, ठीक है, कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो ग्राउंड में पहुंच रही है 8 सेकेंड पे। ओके, तो हमारे पास एक टाइम आ गया जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हमारे पास वो ग्राउंड पे पहुंच रही है 8 सेकेंड में, ठीक है। फिर क्या किया, जब हम वहीं से उसको डाउनवर्ड थ्रो करते हैं उसी पॉइंट से, तो वो ग्राउंड पे पहुंचती है 2 सेकेंड पे। ओके, तो हमारे पास T2 आ गया, जब हमने उसको डाउनवर्ड थ्रो किया तो वो पहुंचेगी 2 सेकेंड में। अब पूछा क्या गया है कि अगर हम उसको ड्रॉप करेंगे वहीं से, जब हम उसको फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी उसी पॉइंट से ड्रॉप करेंगे तो वो कितने टाइम में पहुंचेगी? तो भाई क्या होता है फॉर्मूला? T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। सो कितना आ गया? इट इज अंडर रूट 2 इंटू 8 16, तो ये 4 सेकेंड आ गया। तो वो ग्राउंड में 4 सेकेंड में पहुंचेगी। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक स्टोन है, ओके, उसको कहां से रिलीज किया गया है? फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग हॉरिजॉन्टली। ओके, एक ट्रेन है वो हॉरिजॉन्टल चल रही है, उसकी विंडो से हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब जो स्टोन है वो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करेगा? अब क्योंकि ट्रेन मूविंग है, जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया तो उसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। सपोज ट्रेन राइट साइड जा रही है, तो जैसे ही स्टोन ड्रॉप करेंगे उसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सो इट विल बिहेव लाइक अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन? नहीं नहीं, पैराबोला, प्रोजेक्टाइल है ना, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अरे भाई ये भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हमने बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड v, और दा करके हर एक डायरेक्शन में हमने ना बुलेट्स जो है वो फायर कर दी। मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड वो बुलेट जो है वो कितना स्प्रेड करेंगी? हाँ तो ठीक है, जब हम बुलेट को एक तरफ फायर कर रहे हैं ऐसे,
तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जब कवर करेगी तब हमें उसको किस एंगल पे फायर करना होगा? सर हमें पता है, उसको फायर करना होगा कितने, 45 डिग्री पे। अच्छा 45 डिग्री पे जिस डिस्टेंस पे जाएगी सर वो तो मैक्सिमम रेंज होगी, और हमें पता है आर मैक्सिमम इज, रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हम किस एंगल पे फायर कर रहे हैं, 45 डिग्री पे, तो 2 थीटा 2 इंटू 45 वो तो 90 आ गया। तब जब हम आर की वैल्यू देखेंगे वो क्या आ गया, साइन 90 इज 1 यू स्क्वायर बाय जी। अब ये जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, इतना ही सर्कल हर एक तरफ बनेगा ऐसे, जो वहां पे एरिया कवर होगा वो हर एक तरफ सेम कवर होगा, मैक्सिमम सर्कल बन जाएगा। तो हमारे पास सर्कल के लिए एरिया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो इट इज पाई आर मैक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या आ जाएगा, u की पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, पाई u की पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, बी, बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है m kg है, v वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है थीटा एंगल पे, रीबाउंड करता है विद सेम स्पीड एट सेम एंगल। ओहो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कह लो, ये सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अच्छा अब ये वही क्वेश्चन है कि वेक्टर इज रोटेटेड एट एन एंगल थीटा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहां पे वेक्टर इनिशियली किस डायरेक्शन में है, क्या वेक्टर है सर, मोमेंटम है, तो यहां पे है ना मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो कितनी मोमेंटम है, m v1, मैग्नीट्यूड v है, तब हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लिख लेंगे, वो आ जाएगा m v। अच्छा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सर इस डायरेक्शन में है। अच्छा ये कितनी है सर, इट इज m v2 वेक्टर। अच्छा अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो सर ये भी m v है। तो हुआ क्या है, एक वेक्टर है जिसको हमने रोटेट कर दिया है। अच्छा अगर रोटेट किया है तो हमने उसको कितने एंगल पे रोटेट किया है, अगर हम ध्यान से देखें ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, जो रोटेशन हुई है वो यहां पे हुई है, ये इसको अल्फा लिख लेते हैं, तो ये अल्फा एंगल पे रोटेशन हुई है। पहले तो अल्फा है कितना, अगर स्ट्रेट लाइन देखें यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारे पास आ गया है जो थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, वो कितना आ गया, स्ट्रेट लाइन है तो वो 180 आ गया। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया है भाई 180 माइनस 2 थीटा। ओके, अब जब एक वेक्टर रोटेट होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, उसको सिर्फ रोटेट किया है अल्फा एंगल पे, तो जो चेंज प्रोड्यूस होता है, जो चेंज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, याद करो 2a साइन अल्फा बाय 2। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यहां पे a क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है mv, तो यहां पे क्या आ गया, साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय 2। अच्छा ये 180 माइनस 2 थीटा बाय 2 ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा, सो जो a है वो करेक्ट ऑप्शन है। याद रखो वही क्वेश्चन है, वेक्टर इज रोटेटेड एट एंगल थीटा, तो उसका जो चेंज है उसमें मैग्नीट्यूड कितना है। ओके क्वेश्चन नंबर 11, अब ये क्या कह रहा है, कहता है कि एक वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है, उसके कोफिशिएंट वगैरह हमें पता है सारे, इसका कंपोनेंट फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ओहो, a का कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर क्या होगा, याद करो क्या था, a डॉट बी कैप ऑफ b कैप। अच्छा a क्या है सर, इट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट b कैप, b कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना है सर i कैप माइनस 2j कैप, मैग्नीट्यूड 2 2 4 प्लस 1 5 रूट 5। ओके ये बी कैप आ गया, और इसके साथ कौन आ रहा है सर, इसके साथ फिर वही आ रहा है बी कैप आई कैप माइनस 2j कैप, ये यहां पे प्लस की जगह माइनस आएगा,
आई कैप माइनस 2 जे कैप बाय √5। ओके ठीक है सर। अब डॉट प्रोडक्ट, आई के कॉफिशिएंट को आई से किया, 2 1s आर 2, जे के कॉफिशिएंट को जे से किया, 3 2s आर 6, और वो आ गया प्लस का, और के का कॉफिशिएंट है नहीं तो 0 आ जाएगा, √5 इंटू √5 ये आ गया 5, साथ में कौन बच गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो ये हमारे पास आ गया है 8/5 आई कैप माइनस इट इज 16/5 जे कैप। अच्छा, ये कंपोनेंट आंसर नहीं आया, ये तो अलोंग द बी है। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया परपेंडिकुलर टू बी। तो परपेंडिकुलर टू बी कैसे ढूंढते हैं, परपेंडिकुलर टू बी जो वेक्टर है उसके दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, एक अलोंग तो एक परपेंडिकुलर। तो वेक्टर में से अलोंग वाला कंपोनेंट माइनस कर दो। अच्छा, वेक्टर क्या है सर, वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसमें से क्या माइनस करना है, ये वेक्टर उसका अलोंग वाला कंपोनेंट। तो क्या आ गया 8/5 आई कैप माइनस 16/5 जे कैप। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आई के लिए क्या आ जाएगा 2 माइनस 8/5 टू द 10, 2/5 आई कैप आ गया, 2/5 आई कैप। ये 3 माइनस का और वो प्लस का हो जाएगा, 5 3 15, 1 माइनस का है तो ये आ जाएगा 1/5 जे कैप। ये 3 5 3 15 माइनस का बिल्कुल ठीक है, और जे तो 4 के कैप, सॉरी के जो 4 के कैप वो एज इट इज आ गया। अच्छा, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई भाई, 2/5 आई कैप माइनस 1/5 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओहो, ये तो बी ऑप्शन है जो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक प्लम्ब लाइन है, उसको सस्पेंड किया गया है सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग हॉरिजॉन्टली। वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है कार, उसकी सीलिंग से एक प्लम्ब लाइन को हमने जो है सस्पेंड किया है, और उसकी जो कार की एक्सेलरेशन है वो a है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल। अच्छा ठीक है जी, अब अगर हम ये मान लें कि कार की एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, तो उसमें जो इनर्शिया की वजह से जो बॉल है वो बिहाइंड आएगी, ये पीछे की तरफ उस पर एक फिक्टिशियस एक्सेलरेशन लगेगी, कितनी, जितनी उसकी राइट साइड पे एक्सेलरेशन है। एंगल मान लीजिए थीटा बना लिया। अब इस बॉल पे यहां पे प्लम लाइन पे दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए, एक वर्टिकल एक्सेलरेशन जी। अब अगर हम यहां से टेंजेंट थीटा देखें, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ए, बेस कौन है, बेस है जी। तो यहां से थीटा क्या आ गया, इट इज टेंजेंट इनवर्स ए बाय जी, टेंजेंट इनवर्स ए बाय जी। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कहता है कि एक बॉडी है जिसके लिए मोमेंटम कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मस्ट हैव कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, मोमेंटम होती क्या है भाई, ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन। तो मेजर कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास तो कभी वेरिएबल होता नहीं, तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी। सर फोर्स क्यों नहीं कांस्टेंट होनी चाहिए भाई, अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी उसका मतलब यही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऑल ऑफ द दीज तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, अब लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कह रहा है कि एक चेन है, लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, coefficient of friction between the chain and the table is 0.25, then the maximum fraction of length of chain that can hang over the edge of the table is। अच्छा, ये चेन है, ये लटक रही है, ये लिमिटिंग कंडीशन है। अगर हम इस चेन को थोड़ा सा और आगे करेंगे, टक 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 करके ये चेन नीचे गिर जाएगी। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम लेंथ वहां पे कितनी हैंग कर सकती है। अच्छा ठीक है, अब मैक्सिमम लेंथ हम ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो है वो x जो हैंग कर सकती है। ठीक है सर, अब अगर ये x लेंथ मैक्सिमम है जो हैंग कर सकती है, तो ध्यान से देखो, हमारे पास ना दो फोर्स आ गई।
एक गिराने वाली फोर्स, गिराने वाली फोर्स का है ये इस तरफ, मान लो इतनी सी x लेंथ का मास है m1, तो इसका वेट कितना आ गया सर, इसका वेट आ गया m1g, तो ये हो गई गिराने वाली फोर्स। एक आ गई इसकी रोकने वाली फोर्स। अब रोकने वाली फोर्स कहां आएगी, रोकने वाली फोर्स है फ्रिक्शन, यहां पे अलोंग द टेंजेंट इस तरफ, ये आ गई फ्रिक्शन। अच्छा, अगर लिमिटिंग केस है तो गिराने वाली फोर्स और रोकने वाली फोर्स यानी कि फ्रिक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए, m1g के। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन याद करो, फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू आर, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है भाई, नॉर्मल रिएक्शन ये चेन दे रही है जो टेबल पे है। अब अगर इसका मास हम m2 मान लें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इट इज m2g, ये किसके इक्वल आ गया, m1g। सो m1 से सॉरी g से g जो है वो कैंसिल हो गया। अब बात आ गई मास की, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ की है वही डिस्ट्रीब्यूशन मास की होगी। नहीं समझ आया, यूनिटरी मेथड लगा लो। m2 टोटल मास ओवर टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ l माइनस एक्स इज इक्वल टू m1 टोटल मास ओवर टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ। ओहो, तो m बाय एल कैंसिल हो गया। हाँ, तो मैंने भी तो वही कहा था, जो लेंथ की रेशियो है वही मास की रेशियो आएगी, जो लेंथ की मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वही लेंथ की होगी। अच्छा, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फ्रैक्शन ऑफ, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट कैन बी हैंड, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो यहां से हमारे पास आ गया म्यू एल माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हो गया। सो म्यू एल इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू एक्स, फ्रैक्शन चाहिए तो x बाय एल आ गया म्यू ओवर 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू 0.25 है, 0.25 ओवर 1.25 आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि हमें जो आंसर है वो परसेंटेज में ढूंढना है। तो ये कितना आ गया भाई 25 तो ये आ गया भाई 20% जो है वो आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या है, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे जो फर्स्ट 14 MCQs है।